completing complete economics and complete geography on YouTube, and after getting so many dedication wise messages कि मैम पूरा चैप्टर पूरी बुक कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला, पूरी बुक कब रिवाइज हो गई पता ही नहीं चला, अरे ये एमसीक्यू तो हमारे पेपर में आ रहे हैं, अरे ये सब्जेक्टिव तो एग्जैक्टली पेपर में आया था। ऐसे ऐसे मैसेजेस देखने के बाद आई फेल मोटिवेटेड एंड टुडे आई एम हेयर टू टीच यू कंप्लीट सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई और मैं आपको कराने वाली हूं आज कंप्लीट सिविक्स। फाइनल एग्जाम की डेट शीट आपके हाथ में आ गई है या आने वाली होगी। बच्चों, एग्जाम से पहले एसएसटी के ये लेक्चर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप एहसास भी नहीं कर सकते। वन शॉट्स देख चुके हो, चैप्टर वाइज सब कर चुके हो, अब बारी है बुक वाइज और मिक्स क्वेश्चंस करने की, जिसके लिए ये डेडिकेटेड सेशंस मैं बना चुकी हूँ। ये तीसरी किताबें मैं कर रही हूँ, इसके बाद मैं हिस्ट्री भी लेके आऊंगी और इस सेशन की चारों किताब का पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। आज हम लोग कंप्लीट सिविक्स करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड समरी की फॉर्म में थोड़ा सा इस चैप्टर को रिकॉल और रिवाइज भी करेंगे। इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो हर एक चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे, लेकिन आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए मिले हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे समरी में इसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी और क्यों है डेमोक्रेसी। सो वी ऑल नो डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र यानी कि लोगों का राज, लोगों का रूल, पीपल्स रूल। तो एज यूजुअल तीसरी किताब है और उसमें भी मैं सुंदर सुंदर माइंड मैप्स बनवा के आई हूं। भैया इस चैप्टर में हम पहली बात तो बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जिसको कहा जाता है रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम लोग ही राज करते हैं, क्योंकि हमने जिसको चुना है वो नेता बन के हमारे देश के डिसीजंस ले रहा है। तो यानी कि इनडायरेक्टली वी आर द गवर्नमेंट, वी आर द रूलर्स। तो अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है, लोगों से है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा बनाई गई है। दो तरह की डेमोक्रेसी हम देखते हैं, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहां हमने वोट देके किसी को जितवाया और वो हमारे बिहाफ पे देश के डिसीजंस ले रहा है। फिर इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। वाई डेमोक्रेसी में हम फॉर और अगेंस्ट में इसके रीजंस यानी कि फीचर्स पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं ना, आगे इन डेप्थ पढ़ते हैं। पहली बात तो डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया कि डेमोक्रेसी वर्ड से बना है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम नेता चुनते हैं। 18 साल से ऊपर सभी इंसानों को रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, कास्ट, रिलीजन राइट टू वोट है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपना नेता नहीं चुनते हैं। फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, मेन फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के? तो सबसे पहला, फाइनल डिसीजन उसी के हाथ में होता है जिसको लोगों ने चुना है, सरकार। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होना चाहिए, यानी कि इलेक्शंस फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट कराए जाने चाहिए। हर एक इंसान को एक वोट और उसके एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को पार्टिसिपेट करने की गवर्नमेंट में। लास्ट इज गवर्नमेंट रूल्स। जो गवर्नमेंट चलती है वो भी संवैधानिक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही चले, उनसे अगेंस्ट जाके ना चले। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब बेटा है कुछ बुराई तो मुझ में अच्छाई भी, एंड वाइसा वर्सा। डेमोक्रेसी की बहुत सारी अच्छाइयों में से कुछ बुराइयां भी हैं, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, फॉर डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगेन आई एम टेलिंग, फाइनल एग्जाम में इन चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी सी कम हो जाती है, जो शुरुआती चैप्टर्स होते हैं, और बाद के चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी ज्यादा होती है। वर्किंग की, डेमोक्रेटिक राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन की, सॉरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, इन तीन की थोड़ी सी ज्यादा चांसेस है सब्जेक्टिव आने के। इसके में से 5 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बन जाएगा तो हद मार के 2 नंबर का बस, या फिर केस बेस्ड। भैया क्या है डेमोक्रेसी की बुराइयां, क्या है डेमोक्रेसी की बुराइयां? ये है कि इनस्टेबिलिटी आती है, लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि सरकार चेंज होती रहती है। अब आप कहोगे मैम सरकार तो हर 5 साल में चेंज होती है, आपके लिए 5 साल एक 5 साल है, लेकिन सरकार के लिए 5 साल यूं बीत जाते हैं।
लोगों को समझते, देश को समझते, रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाते अपनाते। दूसरा, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत डिले होके होता है यार, इतने लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है तो थोड़ा देरी हो जाती है डिसीजंस में। तीसरा, बैड डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं क्योंकि कभी कभी लीडर्स को इंटरेस्ट ऑफ पीपल के बारे में पता भी नहीं होता एंड दे टेक डिसीजंस। करप्शन बहुत है जीतने के लिए, इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत है और करप्शन बहुत है। ऑर्डिनरी पीपल को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं दी जाती, माना हमने चुना है लेकिन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता इतना। लेकिन अच्छाइयां भी हैं, अकाउंटेबल है लोगों के लिए, अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल है लोगों की नीड्स को, लोग जो मानते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। माना बहुत लोगों से कंसल्ट करके डिले होता है लेकिन क्वालिटी वाइज डिसीजन बहुत अच्छे से आता है। कोई गलती हो जाए, बैड डिसीजन ले भी लिया जाए, उसको आप करेक्ट कर सकते हो, डील कर सकते हो कन्फ्लिक्ट से। डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बढ़ाता है, सिटीजन्स को लगता है हमारे लिए भी कोई है, हमारा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, कोई भी गलती हो जाए उसको ठीक कर सकती है सरकार, कोई भी डिसीजन हो जाए उसको वापस ले सकती है सरकार। इस चैप्टर में 3 केसेस भी हैं, आपको पता ही है, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, चाइना एंड मेक्सिको का, वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में पढ़ाने वाली हूँ। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, डिसीजन लेना ये तो एक फैमिली में भी होता है, एक देश में भी होता है। फूड सिक्योरिटी होना, स्टूडेंट्स अपने टीचर से खुल के सवाल पूछ सके डरे बिना, इंफॉर्मेशन हो हर चीज पे, और डिसीजन मेकिंग पावर हो। तो ये कुछ ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का, सिर्फ वोटिंग में ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये इनका मतलब है। अब एक एक करके हम केसेस को समझेंगे। सबसे पहले मैं ऑर्डर ऑफ द चैप्टर के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। मैं सबसे पहले आपको पाकिस्तान के बारे में समझाती हूँ। बेटा जी, पाकिस्तान के केस में क्या है? ओहो, पाकिस्तान के केस में क्या है? हाँ, यहां पे बेटा जी जनरल परवेज मुशर्रफ नाम के एक डिक्टेटर है। एक्चुअली नॉट डिक्टेटर, हम इनको बोलते हैं मिलिट्री रूलर। ये एक मिलिट्री के लीडर है, मिलिट्री लीडर। इन्होंने क्या किया 1999 में खुद को वहां का प्रेसिडेंट बनाया, खचमचोल करके, रेफरेंडम करके। रेफरेंडम में लोगों से पूछा, कोई डिसीजन लेने की पावर पूछी, यस या नो में आंसर आया, उसको मैनिपुलेट करके अपने हित में डिसीजन ले लिया। 2002 में इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसमें इन्होंने अपनी पावर्स को काफी मल्टीप्लाई कर लिया। काफी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, ऑर्डिनरी लीडर्स को हटा दिया और मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर दिया। यानी कि पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ कुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वहां पे डेमोक्रेसी होने के बावजूद मिलिट्री रूल है, मिलिट्री राज करती है पाकिस्तान पे और वो डिसीजंस लेते हैं लोगों के बिहाफ पे। तो ये एक केस था पाकिस्तान का। एक केस था मेक्सिको का। मेक्सिको में अगर हम बात की जाए, ये तो इंडिया से कंपैरिजन में बात की गई है, बट मेक्सिको में अगर बात की जाए, मेक्सिको आजाद हुई 2000 तक, 2000 तक हर एक इलेक्शन उसमें जीत रही थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्यों? क्योंकि वो क्या करती थी, ये ना वो करती थी, अगेन मैनिपुलेशन करती थी, यानी कि बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज किया करती थी इलेक्शंस जीतने के लिए। पेरेंट्स को पीटीएम में टीचर्स के थ्रू फोर्स करवाना कि अगर आपने वोट नहीं दिया पीआरआई को तो हम बच्चा फेल कर देंगे। जबरदस्ती लोगों से वोट कराना, पोलिंग बूथ चेंज कर देना, ये सब किया करते थे। वहीं चाइना की अगर हम बात करें, यहाँ पे इलेक्शंस हर 5 साल में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, हर 5 साल में, या हर 6 साल में होते थे, या हर 5 साल में। पार्लियामेंट क्वांगवाओ रेनमिन दाएबोई धउई, जिसको हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहते हैं। नेशनल पीपल कांग्रेस के पास पावर थी प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की,
इसमें अप्रोक्सीमेटली 3000 मेंबर्स थे ऑल ओवर चाइना से, और हर बार इलेक्शंस में जीतती कौन थी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हर बार एक ही पार्टी जीतती थी, इसीलिए यहाँ पे वन पार्टी वन रूल है। इसीलिए यहाँ पे वन पार्टी वन रूल है। तो देखा जाए क्या यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं मेक्सिको और चाइना में? नहीं, मेक्सिको और चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हुए दिख रहे हैं, नहीं होते हुए दिख रहे हैं। जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें, जिम्बाब्वे में क्या था, यहां पे भी सेम पार्टी रूल कर रही है, जानू पीएफ रॉबर्ट मुगाबे के अंडर। देखिए सेम पार्टी रूलिंग। जिम्बाब्वे व्हाइट माइनॉरिटी से जीता 1980 में, तब से उस कंट्री में जानू पीएफ नाम की पार्टी है जिसके लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे। अनफेयर इलेक्शंस करते हैं वो, नाम के इलेक्शंस होते हैं, कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं होते वो इलेक्शंस। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर द गवर्नमेंट, संविधान ही बदल देते हैं बेटा अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस के लिए। संविधान में ही चेंजेस ले आते हैं अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। ओपोजिशन पार्टी की मीटिंग्स को हरास करते हैं, सप्रेस करते हैं। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम तो भैया मिसिंग है। लोग अपने ग्रुप्स नहीं बना सकते, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। एंड एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोई वहां पे एम्पायर की तरह नहीं बैठा इनको देखने के लिए, इनको जज करने के लिए। मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं ये, पूरी मीडिया इनके हाथ में थी। वो क्या दिखाएगी क्या नहीं दिखाएगी, इन्हीं के हाथ में थी पूरी की पूरी मीडिया। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर आता है तो, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल देते हैं। इफ यू ऑल रिमेंबर, इस्टोनिया का, फिजी का, साउथ अफ्रीका का वोटिंग राइट्स। इस्टोनिया की भी अगर हम बात करें, इस्टोनिया में याद है आप लोगों को, रशियन माइनॉरिटी के पास राइट टू वोट नहीं था। फिजी में अगर हम बात करें, इंडिया से माइग्रेट किए हुए लोगों के पास राइट टू वोट नहीं था। साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करें 2011 तक विमेन के पास राइट टू वोट, 2011 2015 तक विमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। ये 3 एग्जाम्पल्स और दिए जाते हैं राइट टू वोट वाले पॉइंट में। अच्छा, अब बीच में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंस हो गया। राइट टू वोट है, राइट टू वोट नहीं है। इलेक्शंस रेगुलर होते हैं, नहीं होते इलेक्शंस। यहाँ पे फ्री एंड फेयर है, यहाँ पे कुछ फ्री एंड फेयर नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स फेवर और अगेंस्ट में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन में। यही इस चैप्टर से बनता है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया गया है। अब चलते हैं इसके हम क्वेश्चन आंसर्स पे, यानी कि एमसीक्यूज पे। 10 एमसीक्यू है, फटाफट से करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी करेंगे। आप भी कमेंट्स में आंसर लिख सकते हो, अपने रजिस्टर पे आंसर लिख सकते हो और चेक कर सकते हो कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला सवाल है आपका, आप मुझे बताना है कि डेमोक्रेसी कौन से वर्ड से आया है, कौन से ग्रीक वर्ड से आया है। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में जान के मैंने वो पैराग्राफ चेपा था ताकि आपको मैं ये पढ़ा सकूं कि डेमोक्रेशिया से आया है, डेमोक्रेशिया के वाला। सेकंड क्वेश्चन था डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये किसने कहा था? हिटलर जी ने कहा था, रॉबर्ट मुगाबे जी ने कहा था, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, या इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था? ये डेफिनेशन दी गई थी अब्राहम लिंकन जी के द्वारा, अब्राहम लिंकन जी के द्वारा। When did Zimbabwe attained independence and from whom? जिम्बाब्वे कब आजाद हुआ और किससे आजाद हुआ? तो भैया किससे आजाद हुआ जिम्बाब्वे और कब आजाद हुआ? 1970, 1980, 1980 या किससे? अक्सर बच्चे ना गलतियां करते हैं, चलो उनको ये तो याद होता है 1980 है, लेकिन वो वाइट मेजॉरिटी भी कर देते हैं कभी कभी। तो बेटा जी मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी से जीता था। अगर ऑप्शन में मेजॉरिटी दे दे, बल्कि व्हाइट्स लेस इन नंबर थे लेकिन इन पे राज कर रहे थे, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका। तो 1980 फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल। ये कार्टून क्या दर्शा रहा है? बिल्डिंग डेमोक्रेसी, टाइटल है इसका बिल्डिंग डेमोक्रेसी, लेकिन ये डिपिक्ट क्या कर रहा है, यानी कि इसके नीचे लिखा हुआ है बिल्डिंग डेमोक्रेसी, टाइटल है इसका, लेकिन ये दिखा क्या रहा है वो पूछ रहे हैं। ये डिपिक्ट क्या कर रहा है, ये दर्शा क्या रहा है?
ये जो आपको ढेर दिख रहा है ये पैसों का ढेर है, और ये दिखाया जा रहा है कि पैसे कैसे डेमोक्रेसी में जीत जाते हैं। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अच्छा पैसा है वो जीतता है, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन रैलीज, लोगों को मैनिपुलेट करना, करप्शन दे करना, इस सब में। विच पार्टी ऑलवेज वन इलेक्शंस इन मेक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1930 टू 2000? 1930 से 2000 तक एक ही पार्टी जीतती चली आ रही थी मेक्सिको में। वो कौन सी थी? वो कौन थी? अपना बच्चे याद तो कर लेते हैं पीआरआई, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपको पता है ना? उल्टी होती है, आईआरपी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उल्टी होती है इसकी। कहीं आपको पीआरआई की पीआरआई करके दे दें और आप उस पर टिक कराओ। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय। एक रूलिंग पार्टी किसके रूल्स मानती है? जो खुद जीती हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, ओके, असर्शन इन रीजन इज देयर। असर्शन कह रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो डेमोक्रेसी साइड करके रखती है। फेमिनिस्ट मूवमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है इक्वालिटी लेके आना आदमियों और औरतों में, आदमियों और औरतों में। कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको ही पता है कितना ज्यादा अफेक्ट होता है डेमोक्रेसी में। बातें दोनों की दोनों सही है, लेकिन कहाँ आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। कहाँ फेमिनिस्ट मूवमेंट, कहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कोई लेना देना ही नहीं है। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन कोलेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन पार्टी सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन पर्सन वन वोट का मतलब क्या होता है? ऑल पर्सन मस्ट वोट फॉर वन पर्सन। ईच पर्सन हैज वन वोट एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू। ईच पर्सन कैन वोट ओनली वंस इन हिज लाइफ। हर एक पर्सन के पास एक वोट। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेती है, ये अपनी गलतियां सुधार लेती है, ये कहती है गलतियां कभी होंगी ही नहीं या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका फीचर है यार कि अपनी गलतियां सुधार लेती है, इसीलिए ये बेहतर है बाकी सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 1. नाउ वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जिसमें हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। यू ऑल नो संविधान क्या है? संविधान वो बुक है जो सबको चलाती है। संविधान वो बुक है जो उसमें जो लिखा है वो हर एक ऑर्डिनरी इंसान, रूलिंग पार्टी, सभी को फॉलो करना होता है। तो हमारे देश में ये एक रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स, सब कुछ इसमें मेंशन्ड है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। किसने संविधान बनाया और संविधान की क्या इंपॉर्टेंस रही है, ये पूरा हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं एक एक करके। फर्स्टली, संविधान क्या है? संविधान एक सेट ऑफ रूल्स है, रिटन रूल्स है, जो हर एक इंसान को एक्सेप्ट करने होते हैं, मानने होते हैं। ठीक है? ये वो सेट ऑफ रूल्स है जो हर एक इंसान को एक्सेप्ट करने होते हैं, मानने होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करती है लोगों के बीच में क्या रिश्ता है। संविधान ये क्या, ये एक नॉन लिविंग पापा है, नॉन लिविंग गार्जियन है हमारी कंट्री का, जो एक्चुअल में काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। लोगों में और सरकार में क्या रिश्ता है, उसके भी सारे डिसीजंस इन्हीं के इसी किताब में होते हैं। तो हमें संविधान की नीड क्यों है? क्वेश्चन आता है, आगे भी आया हुआ है, तब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, यही कर रही हूं। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल आ जाता है, या वाई देर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला, इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। संविधान में यार सारे रूल्स हैं, तो एक विश्वास रहता है कि हाँ, अगर ये कोई गलती करेगा तो हमारे लिए कोई है, सेट ऑफ रूल्स हैं। ये बताता है कि गवर्नमेंट कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ये बताता है लोगों के राइट्स के बारे में। ये बताता है पावर
टू टेक डिसीजंस। ये लोगों की एस्पिरेशंस को मोटिवेट करता है टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी। देखो यार, अगर हमारे लिए कोई रूल है और हम कोई लड़ रहे हैं और हमें पता है यार वो गलत है, रूल बना हुआ है, वो उसको सजा मिल जाएगी, तो हम उसको बहुत बहुत डंके की चोट पे फाइट कर सकते हैं उससे। तो ये वो मोटिवेशन, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिट करता है। जब एक रूलिंग पार्टी बनती है ना, वो सोचती है अपुनिच भगवान है, तो ये उसको जरा ना आसमान से नीचे लेके आता है कि तेरे भी ऊपर मैं हूं, मेरे जो रूल्स हैं वो तुझे फॉलो करने पड़ेंगे। तो लिमिट्स द पावर। दीज आर द 1 2 3 4 5 and 6 pointers। यू कैन राइट एनी 3, क्योंकि 5 मार्क्स का मुझे नहीं लगता इसमें से भी आएगा। 5 मार्क्स का मुझे लगता है वर्किंग से क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे लगता है, वर्किंग से आएगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। चलिए आइए, जो छूट गया वो यहाँ पूरा हो जाएगा। अपार्थीड के बारे में। अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम था, ओहो बीएफ नहीं ऑफ है ये, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कलर के बेसिस पे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स में डिफरेंशिएशन किया जाता था साउथ अफ्रीका में। ये व्हाइट यूरोपियंस ने इंपोज किया था साउथ अफ्रीका पे। व्हाइट रूलर्स नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर, सस्ता, गरीब समझते थे। नॉन व्हाइट्स के पास राइट टू वोट नहीं होता था। उनको व्हाइट एरियाज में रहने भी नहीं दिया जाता था। उनको वहां काम करने के लिए भी परमिट मिलता था, तभी वो आ सकते थे। ट्रेन, बसेस, हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा, सब कुछ सेग्रीगेट किया हुआ था। सेग्रीगेशन यही होता है, सेग्रीगेट, अलग अलग किया हुआ था व्हाइट्स और ब्लैक्स के लिए, सेग्रीगेट किया हुआ था। ठीक है, सेग्रीगेट किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं संविधान कब पास किया गया था, कब इनफोर्स लागू किया गया था, एंड क्या डेट चूज की गई थी उसको लागू करने के लिए। तो भाई संविधान हमारे देश में बन चुका था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। इनफोर्स यानी कि विद इफेक्ट आया 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे। आई एम शूटिंग दिस ऑन 24, परसों है रिपब्लिक डे। तो बन चुका था, लागू इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी को, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जी ने 1930 में पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को घोषित किया था, जिसको ज्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो उनकी रिस्पेक्ट में 26 जनवरी डेट वाज डिसाइडेड, अदरवाइज इट वाज ऑन 26 नवंबर। तो इन दिसंबर 1929 कांग्रेस के सेशन, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज, ये देखिए ना पूरा बताया हुआ, 1930 में ऐसा किया गया था, जिसकी वजह से संविधान इस दिन लागू किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था। ओके, हमारा संविधान बनाने के मेजर फैक्टर्स, ये एक नेशनल मूवमेंट थी, स्ट्रगल थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए साइमन कमीशन को बुलाया था हमारे देश का संविधान लिखने के लिए, एंड उस ग्रुप में देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन। दे वर अबाउट टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर वाज नो इंडियन। उनको हमने गो बैक साइमन के नारे लगा के भगा दिया था 1928 में। बट फिर हमारे देश के पूरे कितने सारे लोगों ने मिल के ये ड्राफ्ट करना शुरू किया। लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू and others played very important role in making of Indian Constitution. In 1928 मोतीलाल नेहरू ने संविधान को ड्राफ्ट करना शुरू किया। The familiarity with political institutions of colonial rule also helped। हमने बहुत सारी जगहों से इंस्पिरेशन ली है हमारे संविधान को बनाने में। ब्रिटिश रूल से ली है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से ली है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने आइडियाज लिए हैं, हमने पार्लियामेंट की प्रैक्टिस ब्रिटेन से ली है, हमने बिल ऑफ राइट्स यूएसए से लिए हैं। तो हमारा संविधान एक अलग अलग कंट्रीज के इंस्पिरेशंस का एक मिक्सचर है। वी ऑलवेज गेट, इसको कॉपी नहीं कहेंगे, इसको इंस्पिरेशन कहेंगे, जो इन्होंने ली अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, इतने सालों पहले बना हुआ संविधान हम आज भी क्यों फॉलो करते हैं? बेटा जी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ना जो बैठी थी, 299 मेंबर्स थे, बंटवारा भी हो गया उसके बाद बचे जो,
299 मेंबर्स हर एक ग्रुप के थे, हर एक कास्ट के थे, हर एक अलग अलग रिलीजन के थे, ताकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आगे रख सके। उस टाइम पे ये मेंबर्स लेजिस्लेचर्स में थे, उन्होंने मिलके संविधान बनाया, कोई वोटिंग नहीं हुई थी इनके लिए। हर एक ज्योग्राफिकल शेयर, हर एक रीजन से कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ था, और ये अपने अपने ओपिनियंस दे के अलग अलग लैंग्वेज, कास्ट, ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ये जो ड्राफ्टिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की वॉज डन बाय एन असेंबली। असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोले जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। द ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये असेंबली एक सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंशनल मैनर में काम करती है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे फॉलो किया। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे मिस्टर B.R. अम्बेडकर, एंड जिनके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने पूरा का पूरा क्लॉज बाय क्लॉज हर एक चीज को रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। 12 बल्कि वॉल्यूम्स है हमारे संविधान की। द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। Okay. Now preamble. What is a preamble? Preamble is basically set of rules and guidelines जो बिल्कुल जैसे एक कॉपी का इंडेक्स होता है, बिल्कुल उसी तरह सेट ऑफ रूल्स है। जैसे कि बेटा इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं, सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, जुडिशरी, फ्रेटर्निटी, सिक्युलर, 7 टू नो सॉरी 10 आते हैं, जस्टिस, सोवरेन। सोवरेन का मतलब हमारे देश में हमारे लोगों को डिसीजन मेकिंग की पावर है। कोई भी बाहर की एक्सटर्नल पावर हमारी सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकती, जैसे ब्रिटिशर्स कर गए थे। ये हमारे संविधान में लिखा है। सेकंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी इन सोसाइटी, असेट्स शुड बी इक्वल। पॉसिबल नहीं है बट स्टिल इट्स अ क्लॉज। थर्ड, सेक्युलर। हमारे देश में हमारे लोगों के पास कोई भी रिलीजन अपनाने, फॉलो करने की आजादी है। कोई सरकार इसमें बीच में नहीं घुसेगी, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट एक हेरिडेटरी पोजीशन नहीं रहेगी, अपने हक से कोई जीतेगा वो पोजीशन और आएगा। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पे। इक्वालिटी, इक्वल बिफोर द लॉ। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माय इंडिया। जस्टिस, कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, किसी के बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके लिए जस्टिस है। हमारे जुडिशरी सिस्टम बैठा हुआ है, हमारा जुडिशरी सिस्टम बैठा हुआ है उसमें बात करने के लिए। दिस वॉज योर कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स its multiple choice questions. Okay? Okay? Now, let's begin the very first question. Okay. When was the Constitution of India drafted at first? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गो बैक साइमन के नारे 1928 में लगाए और तभी से हमारी कमेटी बैठ गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ गई 1928 से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने। Who are called blacks in South Africa? The native people of South Africa? The people who came to South Africa from other countries? The minority group of South Africa? None of these. बेटा जी नेटिव, नेटिव मतलब वहीं के रहने वाले। ये माइनॉरिटी में भी नहीं थे, ये मेजॉरिटी में थे। On what charges was Nelson Mandela sentenced to life imprisonment? Yes, इनको ना उम्र कैद हो गई थी बट 1964 में ये बाहर आ गए थे। For treason, for treason, देशद्रोही का इल्जाम लगा था इन पे। Assertion कह रहा है the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. Is it true? Is it true? Yes, it's true. The preamble of the Constitution provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. हमारे preamble basically एक index की तरह काम करता है और संविधान की चीजों को बताता है सही है गलत है। तो connected है। We are talking about Constitution, we are talking about Assembly. Yes, both A and R are true and R is the correct explanation of A. संविधान लिखा गया 299 मेंबर्स के द्वारा और ये एक ऐसी बताता है कि सही है गलत है, प्रियम्बल एक इंडेक्स की तरह काम करता है। आइए मैच द फॉलोइंग करते हैं, करिए। ऐसे करनी है मैच द फॉलोइंग, इसके ऑप्शंस ही नहीं दिए हुए हैं। वाओ वाओ,
वाओ। भाई साउथ अफ्रीका बनी थी डेमोक्रेटिक, एंड बी का तो यही है, पहली मीटिंग की गई थी इसमें 1937 में लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हुए थे। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1946 में। यस। हु चेयर्ड? चेयरमैन, प्रेसिडेंट वाज राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन वाज मिस्टर बी आर अंबेडकर जी। नेम ऑफ बॉडी विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनने हमारा संविधान बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अरे यार ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी। व्हाट डज द गिवन इमेज एक्सप्रेस? देखिए, natives, Indians and colors, if you enter these premises at night you will be listed as missing, क्योंकि हमारे जो वो हैं गार्ड्स तुम्हें मार देंगे, जो तुम्हारे गार्ड्स हैं वो तुम्हें मार देंगे। ये बेटा जी व्हाइट माइनॉरिटी ने डराया हुआ है, देख रहे हो कि तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुम यहाँ घुसे तो। Which among the following is known as the soul of Indian Constitution? दिल, जिगर, जान ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बेटा हमारे जो जुडिशरी है ना, अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, प्रियम्बल सब समझाता है ना ये, प्रियम्बल। ओके, चले अगले चैप्टर की तरफ। लेट्स मूव टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शंस में चल रही पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। आओ भाई बात कर लेते हैं। भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी हम लोग बात करते हैं इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या पोलिंग बूथ रहता है, कैसे वोटर लिस्ट बनती है। ये छोटी छोटी बारीकियों पे इस चैप्टर के में बात की गई है कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, इलेक्शंस क्या पॉलिटिकल कंपटीशन करते हैं, क्या हमारे देश में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस कराए जाते हैं, और इसके आउटकम्स यानी कि जो रिजल्ट होते हैं क्या उसको पॉलिटिकल लीडर्स मानते हैं या नहीं। तो ये हम एक एक करके इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? हमें इलेक्शंस की नीड क्यों है? देखो भाई, पहली बात तो इलेक्शंस के बेसिस पे, उसकी वजह से हम उस इंसान को चुन सकते हैं जो हमारे लिए लॉ बनाएगा। वी कैन चूज कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन डिसीजंस लेगा। ऑल्सो वी कैन चूज द पार्टी जिसकी पॉलिसीज हमें अच्छी लगेंगी, जो हमारे लिए पॉलिसीज और लॉ मेकिंग का काम करेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे देश में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन फेस, मतलब इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं? देखो भाई, हमारे देश में इलेक्शंस जो है, अगेन वही डेमोक्रेसी वाली बातें हैं, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट है, फ्री एंड फेयर है, वोटर्स को चॉइस दी जाती है, और इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं। यानी कि व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक? हर एक के पास एक वोट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चॉइसेस दी जा रही हैं, रेगुलर इंटरवल हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन पे। सबसे पहले तो आप जानते हो कि पॉलिटिकल कंपटीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। लाइफ में कंपटीशन होना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन वो कंपटीशन बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जैसे कि आपका आपके दोस्त के साथ हो, इस बार ये 80 में से 70 लाया, मैं 72 लेके आऊंगा, ऐसा कंपटीशन ही। अच्छा ये 70 लाया है, मेरे 65 है, चलो इसको आज स्कूल की बालकनी से धक्का दे दूं। ये वाला कंपटीशन ही हेल्दी कंपटीशन, जिसमें आपकी भी ग्रोथ हो। लेकिन कई बार पॉलिटिक्स में हो रहे कंपटीशन के डीमेरिट्स भी होते हैं। क्या डीमेरिट्स होते हैं? इससे बंटवारे हो जाते हैं, फैक्शनलिज्म हो जाता है, बंटवारे। इससे जो लीडर्स होते हैं वो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, साथ ही साथ जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं और डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं किसी सामने वाली पार्टी को हराने के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता इलेक्शन से पहले? कोई भी वर्शिप का प्लेस यूज नहीं कर सकता इलेक्शन प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए। बेटा जी, ये किताबी भाषाएं हैं। हमारे देश में सब वो होता है जिसके लिए मना करती है हमारी बुक्स। मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन आंसर तो आपको यही लिखना है। गवर्नमेंट
के व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स, ये सब आप यूज नहीं कर सकते इलेक्शंस के लिए। कोई भी मिनिस्टर्स फाउंडेशन प्रोमिसेस नहीं कर सकता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दुनिया हिला दूंगा। जब तक आप जीतते नहीं, आप कर ही नहीं सकते। Elections is such a system by which people can choose their representatives at regular interval and change them if they wish to do so. भैया जी, इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम अपने नेता को चुनते हैं और वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज भी हो जाते हैं। अब हमारी कंट्री में कुछ पावरफुल इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए जिसमें कुछ कुछ सिंबल्स, सॉरी, कुछ नारे लगाए गए। अगर उन नारों की बात की जाए तो हमें वन मार्कर में ये नारे आ सकते हैं। आओ देखते हैं। जैसे सबसे पहला, इंदिरा गांधी जी जो कि कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, इन्होंने गरीबी हटाओ का स्लोगन गाया था, यानी कि रिमूव पॉवर्टी। कब? इलेक्शन ईयर ऑफ 1971। ये वन मार्कर्स में आ जाते हैं, मैचिंग में आ जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जो जनता पार्टी के लीडर थे, सेव डेमोक्रेसी का नारा लगाया 1977 के इलेक्शंस में। लेफ्ट फ्रंट लैंड टू द टिलर का नारा लगाया, हर इंसान को जमीन मिले, वेस्ट बंगाल में 1977 में। एनटी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी थी, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस के लिए इन्होंने नारे लगाए। और आंध्र प्रदेश असेंबली 1983 में, जैसे इस बार जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, अलग अलग नारे लगाए जाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। ये कुछ फेमस नारे हैं जो लगाए गए। अब हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट कैसे करता है बेटा, ये पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे मिलेगी, सिविक्स नाम से सुन लो। ये फ्लो चार्ट बहुत प्यारे हैं आपके लिए, बहुत प्यारे, ये बहुत हेल्प करते हैं रिवाइज करने में। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है इंडिया में भाई? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हो आप? हर एक इलाके से एक बंदा आता है, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। वोटर लिस्ट का मतलब होता है वो लिस्ट जिसके अंदर कौन कौन इस बार वोट देगा, उसकी पूरी लिस्ट होती है। डेट ऑफ पोलिंग, किस दिन इलेक्शंस होंगे, पोल किया जाएगा, वो अनाउंस होती है। नॉमिनेशंस फाइल की जाती है, कौन कौन इस बार खड़ा हो रहा है इलेक्शन में। नॉमिनेशंस के बदले सिक्योरिटी ली जाती है। नॉमिनेशंस में इलेक्शन कमीशन करती है ये सब। सिंबल्स बांटे जाते हैं, कैंपेन्स कंडक्ट कराए जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। पोलिंग डे होता है इलेक्शन डे, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो रीपोलिंग डे भी होता है। और फिर एट द एंड वोट्स की काउंटिंग और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स होते हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस के दिनों में डेट अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट डेट तक कोई और जुडिशरी, पुलिस वाला कोई काम नहीं करता, रूलिंग पार्टी कोई काम नहीं करती, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करती है। इलेक्शंस के सारी की सारी रिक्रूटमेंट, काउंटिंग, पोलिंग, इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स को सिंबल्स अलॉट करना, उनकी फॉर्म को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, उनके लिए डिसीजन लेना, मैनिफेस्टोज बनाना, ये सब काम इनका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। लेकिन इलेक्शंस में ये देखो अभी इलेक्शन कमीशन आ गया ना, देखो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो किए जाएंगे इलेक्शंस के टाइम पे, ये इंप्लीमेंट करती है। और अगर कोई इनको फॉलो नहीं कर रहा उनको पनिश भी करती है। इलेक्शन के टाइम पे भी ये गवर्नमेंट को भी ऑर्डर देती है कि आपको मिस यूज नहीं करना इस चीज का, आप जीत सकते हो नहीं जीत सकते, उनको गाइडेंस देती है। और जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तो ये रिक्रूट करती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में कौन कौन से किए जाते हैं? फॉल्स नेम्स लेना और उनके नाम पे वोट देके आना, मिसयूज करना गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच पॉलिटिकल पार्टीज। और आजकल तो बेटा जो दिखता है वो बिकता है। आज कोई ब्रांड आ रहा है जो मार्केटिंग कर रहा है दबा के, हर दूसरे इंसान के हाथ में हम वो चीज देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि वाह ये चीज तो कितनी अच्छी है, बट एक्चुअल में बैकएंड में सबको पैसे दिए जा रहे हैं ये बोलने के ये चीज कितनी अच्छी है। लेकिन हम बीइंग अ कंज्यूमर उसको बार बार देख के मजबूर हो जाते हैं कि हम उसको खरीदें। चाहे वो जैसे मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस तरीके से खरीद लेती हूँ। लोग एडटेक पे बार बार एक टीचर की अगर रील सामने आई जा रही है, अरे ये तो अच्छा ही पढ़ा रहा होगा जो बार बार आ रहा है, उनको नहीं पता कि सारे पेड पेजेस चल रहे हैं, पेड मार्केटिंग चल रही है, दे डोंट नो।
तो जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज, इसीलिए वजह से हम सिर्फ बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को जानते हैं, बाकी पार्टीज के नाम भी नहीं जानते जो इतनी बड़ी लिस्ट में होते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव मनी, दे हैव पावर, और वही दिख रहे हैं, वही बिक रहे हैं। उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। उनके व्हाट्सएप चैनल पे सुबह सुबह 20 मैसेजेस आ जाते हैं, हर एक मीडिया पे वो छाए रहते हैं। तो बेसिकली दे डिड दिस। एंड पोलिंग डे पे भी लोगों को मैनिपुलेट करना, वोट ना देने देना, पोलिंग बूथ में घपले करना, ये सब नॉर्मल है हमारे देश में, इंडिया में तो खासकर। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को बोला जाता है, बेटा जब भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं, जब भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं, तो आप 10 लाख रुपए लगा सकते हो। जब भी सेंट्रल के इलेक्शन होते हैं, आप 25 लाख रुपए लगा सकते हो इलेक्शन कैंपेन्स में। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों रुपया लगाती हैं जीतने के लिए, जो कि इलीगल है। लेकिन दुनिया को पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है, लेकिन कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। अरे यार, एक लाइन में आगे जाने के लिए आप 20 रुपए गार्ड को देके पहुंच जाते हो, ये वो देश है। एक पुलिस वाले को 500 की पत्ती दिखा के आप अपना चालान माफ करा सकते हो, ये वो देश है जिस देश में हम रह रहे हैं। माना बहुत अच्छाई है, भारत हमारी माता है, लेकिन हमारे देश की सरकार नहीं, लोग भी जीरो सिविक सेंस से जी रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं अगर रेड लाइट पे खड़ी हूं अकेले, मैं जेन्युइनली प्रैक्टिकल बात बता रही हूं। अभी हम पीछे ना दुबई गए थे, और वहां पे ना बड़ा अच्छा लगा देख के कि हाउ दे रिस्पेक्ट पेडिस्ट्रियंस, जो आगे चल रहे हैं उनके लिए वो रुक जाते हैं, उनको जाने देते हैं, रेड लाइट फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में आते ही मैंने वो चीजें फॉलो करनी शुरू करी। मैं यहाँ रह रही थी, मैं भी ब्रेक कर रही थी रेड लाइट, मैं भी हेलमेट नहीं पहन रही थी, लेकिन जब आई एक चेंज आता है, दैट इज वाई घूमना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चेंज आता है, मुझ में ये चेंज आया कि मैंने यहाँ पे आके रेड लाइट्स फॉलो करना शुरू किया, सीट बेल्ट लगाना शुरू किया, हेड वो पहनने शुरू किए, हेलमेट। कोई जा रहा है तो पहले मैं रुक जाती हूँ, जल्दीबाजी नहीं करती कि 2 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने करना शुरू किया। बट अभी पीछे ही, ऐसा बहुत बार हो चुका है, तब से मैं रेड लाइट पे खड़ी हुई हूँ, भाई पीछे वाला हॉर्न मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है। मैंने कहा रेड लाइट है, तो वो हंस रहा है, उसके लिए वो हंस रहा है। फिर मुझे एक कह रहा है कि भैया थोड़ा साइड हो जाओ, हमें यहाँ से बाइक निकालनी है, थोड़ी सी उधर कर लो गाड़ी। ठीक है जी, मैंने उधर कर ली, जा भाई तू। मरते मरते बचते हैं फिर ये लोग। चाहे अकेली भी आज मैं रेड लाइट पे खड़ी हूँ, साथ से लोग जाए जा रहे हैं, मैं नहीं जाती, लेकिन भैया हमें फुद्दू समझा जाता है, हमें लोग समझते हैं कि इसको तो अक्ल ही नहीं है। ये ऐसी कंट्री में हम रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे रेड लाइट तोड़ने वाले की वाह वाह है, खड़े होने वाले पे हंस रहे हैं लोग। सिविक सेंस नहीं है ना, इसलिए। ऐसा ही पॉलिटिक्स में है। माना अनफेयर चैलेंजेस क्या है, अनफेयर यूज ऑफ मनी कर रहे हैं, मसल पावर दिखा रहे हैं यार, क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करके पहुंच रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, लिटिल चॉइस दे रहे हैं, हर एक जना आके सेम मैनिफेस्टो दे रहा है, क्या करे सरकार, लोग बेचारे कैंडिडेट जो है छोटी छोटी पार्टीज को दबा के खुद बड़ी बड़ी पार्टीज हर साल जीती चली जा रही हैं। और क्या है, और क्या ही है। ये कहाँ से आ गया दोबारा, बस आओ पढ़ते हैं। 3 प्रोविजंस बता दो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। पहली बात तो फिर से बता दो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड ड्यूरिंग इलेक्शंस। अकॉर्डिंग टू दिस कोई भी पार्टी या कैंडिडेट प्लेस ऑफ वर्शिप यूज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज नहीं कर सकती, इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने के बाद कोई भी फाउंडेशनल प्रोजेक्ट का वादा नहीं कर सकती है। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इलेक्शन कैंपेन बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू अटेन अटेंशन बाय द पीपल। तो इलेक्शन कैंपेन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वोटर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनका एजेंडा पॉलिसीज जानने का। ये पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने में हेल्प करता है लोगों के साथ। इस पीरियड के दौरान कैंडिडेट्स वोटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको अपने मैनिफेस्टोज बताते हैं, भाषण देते हैं, हम क्या देश के लिए करेंगे वो बताते हैं। और इसी टाइम पे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन में इनकी बातें आती हैं और लोगों को समझ में आता है हाँ हमें किसको इस बार जितवाना है। 5 कंडीशंस बताइए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। 1 वोट 1 वैल्यू, मल्टीपल चॉइसेस देना, रेगुलर इंटरवल पे देना, इक्वल चांस ऑफ विनिंग होनी चाहिए सबके पास, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होता क्या है? इलेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, बेसिकली दे फाइट फॉर द गद्दी ऑफ इलेक्टेड लीडर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस क्या है? इलेक्शंस के बिना, पहली बात तो इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी है ही लोगों की, तो इलेक्शंस तो होने जरूरी है। Though elections alone, the people can get rid of their cruel and unpopular government, and it is the place they can elect a new popular government. अगर गलती से आपने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया है, आप उनको हटा के दूसरी गवर्नमेंट चुन सकते हो, अगर मेजॉरिटी में लोग आके बोलते हैं तो।
It is through elections alone that an effective control can be maintained by the people. All the citizens in a modern democracy cannot run administration. तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी को कंटेस्ट किया जाता है ताकि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले. इलेक्शन कमीशन का पूरा रोल आ गया बेटा. सिंबल्स को अलॉट करना लोगों को, इलेक्टोरल रोल्स बनाना यानी कि वोटर लिस्ट, डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि इलेक्शंस के अंदर कौन कौन सी संवैधानिक प्रोविंसेस आ रही हैं वो देखना, इलेक्शन डेट अनाउंस करना, नॉमिनेशन पेपर्स को चेक करना, पार्टी बीच में घुस घुस के लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है चेक करना. ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है. इस चैप्टर से अगर आप मुझसे पूछो मैम व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है. इज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन गुड फॉर डेमोक्रेसी, वेरी अच्छा क्वेश्चन है. चैलेंजेस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो. ठीक है जी, चले इसके एमसीक्यूज की तरफ. चलिए बेटा एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के. आइए, कह रहे हैं व्हाट वाज द प्रॉमिस दैट देवीलाल मेड टू द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस. बेटा इसकी इसी चैप्टर के शुरुआत में ना हरियाणा के एक पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल दिया हुआ है देवीलाल जी का. तो उन्होंने क्या वादा किया था, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड फ्री वाटर, गवर्नमेंट वुड वेव ऑफ देयर लोन्स. इन्होंने कहा अगर आप मुझे जिताओगे ना तो मैं तुम्हारे सारे अनड्यू लोन्स को माफ करवा दूंगा. और ये फिर जीत भी गए थे. इनको लोगों ने सहयोग भी दिखाया और ये जीत भी गए. इनका मैनिफेस्टो काफी स्ट्रांग लगा लोगों को और लोगों को जितवाया और इन्होंने वेव ऑफ भी किए. इन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द कंट्री डिवाइडेड फॉर लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. एक्चुअल में ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी क्वेश्चन आ जाता है, बट यू शुड नो यस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा में. ऑल्सो द इलेक्शन कमीशन इज एन इलेक्टेड बॉडी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, statutory body, or both A and B. So basically it's a constitutional body. Is election commission is a constitutional body, not an elected body. इसको कोई elect नहीं कर रहा है. हाँ जी, ये पिक्चर क्या दिखा रही है आप देखो. मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं. एक पॉलिटिकल लीडर कह रहा है मेरे पास बेहतर योजनाएं हैं लोगों के लिए, बेहतर होप्स है लोगों के लिए. दूसरा कह रहा है चल मेरे पास पैसे है. ये क्या दिखा रहा है? Knowledge ideas of a candidate are useless if he or she does not get enough votes. If you had knowledge, you are bound to get votes. If you win election, you are bound to have knowledge. या both B and C. भाई देखो इसमें तो यही दिखा रहे हैं. अगर आपको वोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप बेकार के हो. जैसे मैं बहुत बार ऐसा देखती हूँ यार, जो जीत रहा है उसी का नाम है. इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, जो दिख रहा है जो जीत रहा है उसी का नाम है. यहाँ पे भी वही है, नॉलेज काम की नहीं है अगर आप के पास पैसा नहीं है. वोटर्स लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्शन लिस्ट, कमीशन लिस्ट, इलेक्टोरल रोल. अभी मैंने आपको बताया इलेक्टोरल रोल बोलते हैं वोटर्स लिस्ट को. असर्शन कह रहा है इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, खुद रूल करने वाली. द इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाइज इवन ऑन द रूलिंग पार्टी. जो पार्टी रूल कर रही है उस पर भी लागू होता है इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट. तो यस इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, और जो ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है वो रूलिंग पार्टी पे भी लागू होता है, क्योंकि इन्होंने जो कहा वही माना जाएगा, वही फॉलो अप किया जाएगा. मैच द फॉलोइंग, इसमें फिर से आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, बड़ी बेवकूफी की गई है बट ठीक है. ओके, ज्योग्राफिकल एरिया मार्क्ड फॉर द इलेक्टोरल पर्पस, ये आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी. इन इंडिया इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. जनरल इलेक्शन, मिनिमम एज फॉर इन चार्ज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इज चीफ इलेक्शन कमीशन, एंड मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इज 25 years. ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd. As of January 2019, the number of seats reserved for SCs in Lok Sabha is. Schedule caste के लिए कितनी seats reserve की गई हैं in the latest 2019 elections? 84.
84, ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है। अ बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर विच कंटेन्स द नेम ऑफ द, बेटा पहले ना ये पोलिंग बूथ्स नहीं होते थे, ईवीएम्स, अब क्या आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं। लेकिन पहले होते थे बेटा बैलेट बॉक्स, जिसमें बैलेट पेपर डाला जाता था। बैलेट पेपर क्या होता है, बैलेट पेपर ऐसे एक होता है जिसके ऊपर स्टैंप होती है, वो आप स्टैंप लगाते हो एक पॉलिटिकल पार्टी की, उस पर्ची को मोड़ के बॉक्स में डाल देते हो, फिर बाद में वो काउंटिंग होती है। पहले इलेक्शंस ऐसे होते थे। फिर उसमें बहुत घपले होते थे जिसकी वजह से ईवीएम्स ले आए। तो बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर होता है विच कंटेन्स द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पार्टी, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, पार्टी वर्कर्स या ऑफिशियल आपका ऑफ द पार्टी। तो बेसिकली जो लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके नाम होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं जो ये छापते हैं और बॉक्स में डाल देते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, यस, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ये बड़े बड़े पोजीशंस प्रेसिडेंट लेता है, ये अभी आप वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ोगे। तो दिस वाज योर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर, दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स। हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 30-20-50 मिनट्स में 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। अब हमारे 2 चैप्टर्स बचे हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स इज इजी, वर्किंग इज लिटिल बिट मुश्किल बिकॉज उसमें हमें पावर्स करनी है, बट हो जाएगा। एंड मैं आपको ये कह रही हूं, ये पीपीटी के बाहर नहीं आएगा कुछ भी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, कोई और किताब नहीं चाहिए। लेट्स मूव टू अनदर चैप्टर, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को हम करने वाले हैं मेजरली विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, बिकॉज इसके अंदर हमें पावर्स करनी है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, जुडिशरी की, छोटे छोटे कंसेप्ट लाइक पीआईएल, छोटी छोटी चीजें लाइक हाउ दीज इंस्टीट्यूशन वर्क्स, लोकसभा एंड राज्यसभा में डिफरेंस, पार्लियामेंट की नीड, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सब कुछ आएगा इसके अंदर कि पार्लियामेंट कैसे चलता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की क्या कॉम्पोजिशन रहती है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है और कैसे जुडिशरी वर्क करती है। आइए शुरू करते हैं इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ ही। सबसे पहले नेम एनी 3 इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल टू रन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमारा देश चलाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है भाई, हमें चाहिए होता है प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट। कैबिनेट कौन होते हैं बेटा, इसके मिनिस्टर्स, जो इनके डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प एंड कंट्रीब्यूट करते हैं। देन आते हैं सिविल सर्वेंट्स, जिसमें आपके आईएएस, आईपीएस, पुलिस कमिश्नर्स, ये सब होते हैं। फिर आता है आपका कोर्ट, कोर्ट मतलब कि आपका जुडिशरी सिस्टम। तो ये हमें कंट्री चलाने के लिए 3 रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं। अब भैया इन इंस्टीट्यूशंस की नीड क्या है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी नीड क्या है। तो सबसे पहले हमारे देश में डिसीजंस कौन लेगा, जिसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए। कंट्रीज नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के भले के लिए, लोगों के काम के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए वी नीड इंस्टीट्यूशंस। इनको इम्प्लीमेंट, अच्छा एक मिनट, ये जो बना रहा है ये कौन है, लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है डिसीजंस या पॉलिसीज बनाना, फ्रेम करना। फिर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। जो भी डिसीजंस लिए गए हैं ऊपर, वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। फिर आता है जुडिशरी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। फिर आता है जुडिशरी, जो क्या काम करता है, डिसीजंस लेता है ना, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है, अगर उसमें कोई डिस्ट्रस्ट आ गया, डिस्प्यूट आ गया, उसको लिए ये राइट डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हमें चाहिए होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए होता है। अब भाई इसमें ना 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा, लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जुडिशरी जो फाइनल डिसीजन ले रहा है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ना 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल और एक होते हैं परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, वो होते हैं जिनको लोग चुनते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिनको लोग चुनते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिनको सरकार चुनती है। दे आर मेकर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, ये लॉ एंड पॉलिसीज बनाते हैं।
मतलब देखते हैं अच्छे से। ये एग्जीक्यूशन की सारी बागडोर संभालते हैं, क्या जगह जगह ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। ये ना रूलिंग पार्टी के साथ बदल जाते हैं। परमानेंट जो होते हैं ना वो ऑफिस में रहते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बदले या ना बदले। बेटा इसके एग्जाम्पल्स में आता है मिनिस्टर्स के जो लोग होते हैं, लेकिन इसमें आते हैं सिविल सर्वेंट्स। देखो सिविल सर्वेंट्स नहीं बदलते। अच्छा आपको पता है ना परमानेंट एग्जीक्यूटिव नॉलेज वाइज ज्यादा नॉलेजेबल होता है, क्योंकि ये बेटा ये एग्जाम दे दे के यहाँ पहुंचे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम दे के यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन ये सिफारिशों से पोजीशन से पहुंचे हैं। लेकिन तब भी क्योंकि इनको लोग इलेक्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी में लोगों की बहुत वैल्यू है, दे आर मोर पावरफुल। ये भी आप डिफरेंस लिख सकते हो। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्योंकि इनको लोगों ने चुना है। अब भैया लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस आ जाए, दोनों तरीके के दे दिए हैं मैंने, बेसिस पे डिफरेंस आ जाए, कंपैरिजन आ जाए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। बेटा पहली बात तो लोकसभा इज लोगों की सभा, राज्यसभा इज शहरों की सभा, स्टेट्स की सभा। टेन्योर लोकसभा में क्या टेन्योर रहता है, 5 इयर्स रहता है, और राज्यसभा का टेन्योर मतलब काम करने का समय 6 साल रहता है। इलेक्शंस मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यहां पे मेंबर्स इनडायरेक्टली ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। इनकी पावर्स क्या है, लोकसभा की पावर्स, राज्यसभा की पावर्स। मनी बिल लोकसभा ओरिजिनेट करती है, राज्यसभा नहीं करती। मनी बिल में चेंजेस लोकसभा करती है, राज्यसभा को अगर चेंजेस लेके आने हैं तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है लोकसभा से कि आप 14 दिन के लिए डिले कर सकती है, लेकिन तब भी अगर लोकसभा नहीं मानी तो वही बिल पास होगा। इट कैन ओनली सजेस्ट एंड कैन डिले द बिल बाय 14 डेज। इसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो लोकसभा संभाल रही है, राज्यसभा के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संभालने का कोई पावर नहीं है। अगर हम यहां पे बात करें तो चैम्बर वाइज ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, तब भी लोअर हाउस के पास ज्यादा पावर है। रीजन वही, क्योंकि ये लोगों का है, डेमोक्रेसी में लोगों की बहुत वैल्यू है। टोटल मेंबर 243 250, इलेक्शंस डायरेक्टली लोगों के द्वारा, एमएलएस टेन्योर 5 साल 6 साल, डिसॉल्व 5 साल में, और ये परमानेंट होते हैं, डिसॉल्व नहीं होती। नॉमिनेशन कैसे होते हैं, लोगों के द्वारा, और इसके अंदर 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। 12 233 प्लस 12 का रेशियो रहता है इसमें, 238 प्लस 12 का। ओके चलिए, ये आपके एग्जाम में आता है। अच्छा फिर मैं बोल रही हूँ मैम आप तो कम पढ़ा रहे हो, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही आएगा। हम ये सेशंस क्यों बना रहे हैं मेरा बेटा, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं। हम ये सेशंस इसलिए बना रहे हैं कि इस टाइम पे आपका एक भी पल हम वेस्ट नहीं होने देंगे, एक भी तिनका हम वेस्ट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आना है। वो पूरा साल था जिसमें हम किताब में घुस घुस के पढ़ते थे। अच्छा सिविक्स के तो बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन भी नहीं करने, वाहियात है, यही क्वेश्चन बहुत है, वाहियात है सिविक्स के। चलिए प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, पावर और फंक्शन बता दीजिए। आइए, प्राइम मिनिस्टर पहली बात तो कैबिनेट और प्रेसिडेंट का लिंक होता है। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, यू नो दैट। भैया कैबिनेट मिनिस्टर्स इनको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और सारे मैटर्स में प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है। कैसे बनते हैं कैबिनेट्स, कैबिनेट कैसे बनती है, प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट तैयार करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और प्रेसिडेंट को भेजती है। He can reshuffle the council of ministers whenever he likes. He can also ask any minister to resign अगर वो उसके काम से satisfy नहीं है तो। क्या करते हैं, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर इज द लैडर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। ये कोऑर्डिनेट करता है भैया अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में, काम बांटना, काम निकलवाना प्राइम मिनिस्टर का काम है। फॉरेन अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर
काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखते हो आज मोदी जी इस कंट्री में गए हुए हैं, आज मोदी जी यूएई के डिक्टेटर से मिल रहे हैं, आज मोदी जी ये कर रहे हैं, आज मोदी जी वो कर रहे हैं, फॉरेन अफेयर संभालना। लीडर ऑफ द पार्टी, ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी के लीडर हैं तो पॉलिसीज फॉर्म करते हैं। लीडर ऑफ द नेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग हमेशा उनके व्यूज सुनना चाहते हैं, लोग हमेशा उनको वैल्यू करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। दिस इज देयर वर्क। अब आता है पार्लियामेंट के पावर्स एंड फंक्शंस। मैं फिर बोल रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर का काम फॉरेन अफेयर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को संभालना है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर्म करना है, और साथ ही साथ लोगों के व्यूज को रिप्लाई बैक करना है। वही पार्लियामेंट की पहली बात तो नीड क्यों है? पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी है बेटा जी पूरी कंट्री की। पार्लियामेंट के दो पार्ट्स है ना, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट्स उनको उनके डिसीजन को संभालती है जो देश चला रहे हैं, गवर्नमेंट। पार्लियामेंट सारे मनी रिलेटेड इश्यूज को संभालती है। पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम है जहां डिस्कशंस और डिबेट्स होती हैं, जहां सारी संसद की मीटिंग्स होती हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट के पास सारे लॉज हैं जो इंप्लीमेंट होने आते हैं, परमिशन के तौर पे साइन होने। फाइनेंस की सारी चीजें, मनी बिल की जो बात कर रहे हो आप, वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल, परमानेंट, इन सबको ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नया लॉ आना या पुराने लॉ में चेंजेस लेके आना, वो इनका काम होता है। फंक्शंस रिलेटेड टू इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन रिलेटेड फंक्शंस हैं, पार्लियामेंट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट द वाइस चेयरमैन। तो बेसिकली ये बड़े बड़े ओहदे के लोगों को भी जो सिलेक्शन होता है वो इसी संसद की मीटिंग में होता है, इसी संसद भवन में बैठे हुए एमएलएज के द्वारा किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है यार? ये एक लार्ज बॉडी है जिसके अंदर 3 रैंक्स के मिनिस्टर्स होते हैं। 3 रैंक्स के सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबसे ऊपर टॉप लेवल कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये ना प्राइम मिनिस्टर के खास लोग हैं, इनर रिंग में आते हैं उनकी। टॉप लेवल लीडर्स हैं रूलिंग पार्टी के। दे यूजुअली मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब भी मीटिंग होगी किसी नए डिसीजन को बनाने, सोचने, तर्क वितर्क करने के लिए, इनको इनविटेशन नहीं भेजना, इनको आना ही है, ये आते ही हैं, इनका काम ये होता है। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये यूजुअली स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के लेवल पे होते हैं, और ये तभी आते हैं जब इनको इनवाइट किया जाएगा, हाँ भाई इसमें इनकी जरूरत है। लास्ट होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दे आर अटैच्ड टू एंड आर रिक्वायर्ड अगेंस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कभी जब ये चाहेंगे ये इनको इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। जनरली ये लोअर लेवल होते हैं, जानते भी नहीं होते नाम भी क्या है इनका। इस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स की कॉम्पोजिशन है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब भैया प्रेसिडेंट जी आ गए, हेड ऑफ द स्टेट आ गए जी। सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन्हीं के नाम पे होती है। भैया काम धंधा कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, साइन चलता है प्रेसिडेंट का, द्रौपदी मुर्मू जी का। सारे लॉज, डिसीजंस इन्हीं के नाम पे इशू होते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे जजेस हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, चाहे भैया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हो, इलेक्शन कमिश्नर्स हो। अभी आपने पढ़ा था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये सब काम प्रेसिडेंट का होता है। अच्छा कोई डिस्प्यूट हो जाए या टाई हो जाए तब भी ये प्राइम मिनिस्टर को यही चुनते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रेटीज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, यही इन्हीं के नाम पे साइन होते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, बट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ रहते हैं। तो इन सब से सलाह मशवरा करते हैं। बेटा देखो, एक कंपनी का मालिक कंपनी नहीं चलाता, उसका नाम होता है, उसका नाम होता है। काम करने वाले तो उसके अंडर लोग हैं ना जो फेमस भी नहीं है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, नाम चलता है इनका, काम उनके मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं। लास्ट आता है जी जुडिशरी के बारे में बात कर लेते हैं। जुडिशरी का काम है भैया, इंडियन जुडिशरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट जो पूरे नेशन का है, हाई कोर्ट जो स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोकल लेवल पे होता है।
इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन एक्शन. भैया अगर कोई भी लॉ आया है, ये उसमें चेंजेस बता सकते हैं और वो चेंजेस मानने पड़ेंगे. एम्पायर ऑफ द कंट्री होता है जुडिशरी. जैसे मैच का एम्पायर होता है ना, वैसे ही जुडिशरी कंट्री के सारे डिसीजंस का अंपायर होता है. एक कंसेप्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. बेटा कोर्ट्स कैन गिव जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट. बेटा आपके घर में चोरी हो गई, ये आपके इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी गली के बाहर कूड़ादान खुल गया तो आपके आसपास की गली वालों को सबको दिक्कत है. आपके घर के बाहर इतनी ज्यादा पार्किंग लग जाती है कि आप परेशान हो. तो जो पब्लिक को किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है और उसकी कंप्लेंट जाती है वो कहलाती है PIL. किसी भी गवर्नमेंट के काम से जब हर्ट हो जाती है एक ग्रुप ऑफ पीपल, दे फाइल अ PIL. इस चैप्टर में एग्जाम्पल भी दिया गया है वो इंदिरा सहाने वाला एक्ट वाला, जब इन्होंने रिजर्व सीट्स लेके आए थे ना स्पेशल ये SEBCs के लिए, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो बहुत सारे जनरल लोगों ने केस फाइल किया था. इन सभी केसेस को मर्ज करके इन्होंने इंदिरा एंड सहाने एंड अदर एक्ट करके नाम दिया था, जिसके अंदर ऑफ कोर्स रिजर्व सीट्स तो मिली थी SC ST OBCs को, दलित्स को, यानी कि ओवरऑल. लेकिन ये PIL थी, ये पूरा जनरल क्लास इससे परेशान था और फाइल कर रहा था केस. अब चलते हैं इसके MCQs की तरफ. चैप्टर हो गया है फिनिश, इसमें से इससे बाहर नहीं आएगा. पावर्स के अलावा कुछ भी इसमें नहीं आता है इस चैप्टर में. सबसे पहला सवाल है, कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन कौन है? कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ही संभालते हैं कैबिनेट, तो प्राइम मिनिस्टर. दूसरा सवाल है, कौन सी बॉडी गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहलाती है? गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहलाती है. बेटा जी आपको मैंने अभी बताया एम्पायर की तरह काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट. एम्पायर की तरह काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है जी. हु हेडेड द सेकंड बैकवर्ड SEBC किसने संभाली? बेटा जी कभी भी बैकवर्ड क्लास की बात हो तो याद रखना मंडल कमीशन बनी थी BP मंडल दी के द्वारा. याद रखना इस चीज को. सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए बात हो तो मंडल कमीशन. असर्शन कह रहा है इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द लोकसभा एंड द राज्यसभा. द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को कौन चला रहा है? प्राइम मिनिस्टर. बिल्कुल नहीं, दोनों स्टेट्स है इसके अंदर. तो A इज करेक्ट एंड R इज इनकरेक्ट. ये बात बिल्कुल गलत है. पांचवा, PIL क्या होती है? फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. अच्छा, जज को हटाना है तो रिमूवल को इंपीचमेंट मोशन कहते हैं, क्योंकि जज ऐसे आसानी से नहीं हटते. याद आ गया एक कंसेप्ट, मैंने आगे पढ़ना ही नहीं, यही है. मैच द फॉलोइंग कर देते हैं भैया. हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? तो हमको इन दोनों को तो पता ही है. हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जी. ठीक है जी. हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी चीफ जस्टिस, और सोशली बैकवर्ड कमीशन 1979. 1979. ओके जी. सेवेंथ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री? फाइनल एपेक्स. बेटा पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई और फिर सुप्रीम. तो सुप्रीम नाम ही सुप्रीम है इसका यार. व्हाट इज पार्लियामेंट? दसो जी, व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट एक ऐसी असेंबली है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव नेशनल लेवल पे इलेक्ट होते हैं. बी पार्ट हो गया. हाँ, काउंसिल ऑफ, बेटा इस साइड ना हमारी स्क्रीन होती है, कहीं आपको लगे क्या ही हो रहा है उधर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्स करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्स करते हैं? मतलब कहाँ किस, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम? क्या पूरे लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जस्ट अ सेकेंड. इसमें हाँ ठीक है मेरा शक. हाँ, लोकसभा, राइट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा.
because all the ministers are elected in between from MLAs. Apart from Lok Sabha and Rajya Sabha, who else constitute the parliament? Governor, Prime Minister, Chief Minister या President? Parliament को इन दोनों के द्वारा कौन चलाता है? Head of the state, President. Head of the state. Last chapter, chapter number 6 या 5 हो गया अब तो. डेमोक्रेटिक राइट्स बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है, जल्दी से हो जाएगा, फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में. फंडामेंटल राइट्स यानी कि वो राइट्स जो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं. ये वो राइट्स हैं जो इनअनायलेबल हैं, ये आपसे छीने नहीं जा सकते, आपके दिल दिमाग जहन में बसे हुए हैं. ये वो राइट्स होते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स. अच्छा जी, डेमोक्रेटिक राइट्स में हम अलग अलग राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू फ्रीडम. और इसी के चलते इस चैप्टर में हमने बात भी की है, वो थे ना, क्या कहते हैं, सर्ब्स, कोसोवो, अल्बानियंस, वो वाले केसेस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में. लेकिन आपको पता है, पहले हम इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे. आओ भाई, क्या है इसके अंदर, आओ. 6 फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा जी, हमारी कंट्री में प्रोवाइड किए गए हैं, हमारे बचपन से ही प्रोवाइड. फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? वो राइट्स जो आपका हक है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. बेटा एक बात बता रही हूँ, चैप्टर क्यों आसान है पता है? क्योंकि ना इसके अंदर आप बना के लिख सकते हो, आराम से बना के लिख सकते हो, इजीली बना के लिख सकते हो, बहुत प्यार से. पहली बात बेटा, लाइफ विदाउट राइट्स की कहानी सुन लो. बिना राइट्स के आपकी जिंदगी कैसी है? हमने बात की सबसे पहले गौतनामो बे का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, जहां पे बिना किसी रीजन के कुछ लोगों को उठा लिया गया था और गौतनामे बे की एक प्रिजन में रख दिया गया था. उनको उनके मेन राइट्स होते हैं अपने लिए अपॉइंट करना एक लॉयर, जुडिशरी के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना, और कुछ ये बेसिक राइट्स है. अपने घर बताने देना, ये सब फॉलो नहीं किया गया था, ये कोई राइट्स नहीं दिए गए थे. और वहां पे प्रिजनर्स को काफी ज्यादा सप्रेस किया जाता था. सरकार ने बोल भी दिया इसको इल्लीगल घोषित किया जाए, लेकिन तब भी ये लोग इस जेल को चलाते रहे. फिर कहानी आई सऊदी अरेबिया की विमेंस की. 2015 तक उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया, जो कि एक मेजर राइट है. फिर बात आई अल्बानियंस और सर्ब्स की. एक मोल्सेविक जी जो सर्ब थे, उन्होंने काफी ज्यादा हार्श बिहेव किया अल्बानियंस के साथ. कोसोवो नाम की जगह पे आराम से बुड्ढा बुड्ढी जी बैठे हुए थे कमरे में, एक बॉनफायर जला के. बाहर गोलियों की आवाज आई, अंदर घुसे, बुड्ढे को मार दिया, बुड्ढी के हाथ से अंगूठी ले ली और उसको सड़क पे बाहर छोड़ दिया और उसकी आंखों के सामने उसका घर जला दिया. ना घर बचा ना पति बचा, एक झटके में उसकी जिंदगी खराब हो गई. और ये एक अल्बानियन की कहानी थी. उन्होंने हर अल्बानियन के साथ ऐसा किया अपनी कंट्री को सर्ब्स मेजॉरिटी बनाने के लिए. कोई राइट्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, खुद वहां का गवर्नमेंट का लीडर ऐसा कर रहा था, तो क्या ही हो पाता. इसीलिए राइट्स की काफी इंपॉर्टेंस है, जिसमें सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब इक्वल हैं. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर के बेसिस पे. इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जॉब्स के बेसिस पे. अनटचेबिलिटी बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के बीच भेदभाव. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स देना छोड़ दो, सबको इक्वल रखो. ये था राइट टू इक्वालिटी. राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, अनटिल और अनलेस आप किसी के लिए गलत ना बोलो जिसको हर्ट हो जाए. ऑफेंस नहीं करना किसी को भी. लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट, जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार, कुछ भी बोलने करने रहने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार. अगर आप अरेस्ट हो गए तो उसके लिए कुछ सर्टेन अधिकार, कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के सामने पेश करना, अपना लॉयर अपॉइंट करने की आजादी देना, अपने घर पे इन्फॉर्म करने की आजादी देना. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है. सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ह्यूमंस का बेचना,
फॉर इमोरल पर्पसेस, बच्चों का, लड़कियों का, औरतों का। चाइल्ड लेबर नहीं करना, 14 साल से कम के बच्चों को काम करना प्रोहिबिटेड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन प्रोपोगेट प्रोफेस कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है, कोई आपको टैक्स पे नहीं करना है कि आप इस रिलीजन के हो, सारे अधिकार हैं आपके पास। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में बात की गई है और माइनॉरिटीज के हक के बारे में बात की गई है कि दे आर इक्वल टू जनरल पीपल। ऑल्सो क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ। और इसी के चलते राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज is the heart and soul of all the fundamental rights. Heart and soul. Because this right provides the security for all other rights. बाकी सभी राइट्स को सिक्योर करके रखता है ये वाला राइट। यानी कि आप किसी भी बेस पे एक्सप्लॉइट हो रहे हो तो यू कैन विजिट द कोर्ट, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड जुडिशरी सिस्टम विल लिसन टू यू। अगर हमें स्कोप ऑफ राइट्स को बढ़ाना है तो कुछ राइट्स को आप ऐड कर सकते हो। ये सजेशंस हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी, जो बाहर के देशों से हमने, ये बाहर के देशों का बॉक्स है, मतलब इंडिया का नहीं है। राइट टू प्रिवेसी, आपके कुछ भी नंबर, एड्रेस नहीं कोई लीक कर सकता या देख सकता। हेल्थी इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन फैला हुआ है इतना, वो नहीं होना चाहिए, हमारा अधिकार है। एडिक्वेट हाउसिंग, घर होना चाहिए सबके पास, काम होना चाहिए सबके पास, फूड और वाटर होना चाहिए और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जो बहुत सारी कंट्रीज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती हैं। ऐसा है, वहां पे एक औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उसका भी खर्चा बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज है जो उठा रही हैं, बच्चों की पढ़ाइयां देख रही हैं। कोई भी फीचर 4 ऑफ राइट टू इक्वालिटी। अभी सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ऐसे ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सोल ऑफ, क्योंकि अंडर दिस राइट अ सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर उसके साथ कोई भी फंडामेंटल राइट उसका एक्सप्लॉइट हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इशू हो। आपके खाने में कोई दिक्कत आ गई, आपके पास बिल, आपके पास एक्सपायरी डेट रही, आप बीमार हो गए उस चीज से, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका अधिकार है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे राइट्स आते हैं बेटा, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन, राइट टू फ्री मूवमेंट हेयर टू देयर। आप ग्रुपिज्म कर सकते हो बस पीसफुली, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यूनियंस बनाने का अधिकार। हमें ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड राइट? हमें राइट्स क्यों चाहिए यार? हमारी लिबर्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमें समाज में इक्वालिटी लेके आने चाहिए, आने के लिए, हमें सेल्फ डिग्निफाइड और पावरफुल फील कराने के लिए, और हमारे यहाँ पे ऑपरेशन से बचाने के लिए। तो एन इंडिपेंडेंट कमीशन कॉल्ड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेटअप की गई 12 अक्टूबर 1993 में, जो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिनके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनको सिक्योर करने के लिए ये बनाई गई थी। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोगों के राइट्स से उनको प्रोटेक्टेड फील कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन थी। एमसीक्यू कर लेते हैं, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट में ही किया है हमने इसको, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। अब हम लास्ट इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले आइए, सवाल है, कोसोवो कौन सी जगह का प्रोविंस था? मैंने अभी आपको बताया, मैं पूरी कहानी फिर से बता देती हूँ बेटा। यूगोस्लाविया नाम की जगह थी, यूगोस्लाविया, जहां पे दो ग्रुप्स थे, अल्बानियंस और सर्ब्स। बेटा जी सर्ब का ना एक यहाँ पे वो बन गया, लीडर बन गया मॉल्सेविक करके, और वो ना अल्बानियंस को खत्म करना चाहता था।
इनकी एक प्रोविंस थी, जैसे यार हमारे देश में भी वैसे हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है ना? ऐसे ही एक जगह थी इनकी कोसोवो नाम की, एक आपका प्रोविंस था जिसमें अल्बेनियंस मेजॉरिटी में थे। ओवरऑल माइनॉरिटी में थे लेकिन कोसोवो में मेजॉरिटी में थे। तो बस सर्ब्स ने इन पे हमला किया था। तो इट इज अ पार्ट ऑफ युगोस्लाविया। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज सेट अप। अभी हमने बात की, ये सेटअप की गई थी 1993 में। थर्ड इज द राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। सारे राइट्स सही से हैं या नहीं है, ये कौन सा राइट्स देखता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिट? यस, ये आपके ना एनसीईआरटी में लास्ट में जो होते हैं ना न्यू वर्ड्स टाइप के, उसमें मेंशन्ड है। रिट क्या होता है? ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है बेटा, जो सरकार के द्वारा स्टैम्प्ड होता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट, फॉर्मल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स कैन बिकम ऑप्रेसर्स। जिनको लोगों ने चुना है वो भी लोगों को दबाव डाल सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स शुड बी इन्फोर्सेबल, लागू करने लायक होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स शुड बी इन्फोर्सेबल। भाई देखो, बिल्कुल हो सकते हैं ऑपरेसर, इसकी एग्जाम्पल है युगोस्लाविया। लोगों ने ही चुना था लेकिन वही ऐसे निकले। एंड फंडामेंटल राइट्स शुड बी इन्फोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स लागू होने चाहिए। अगर ये होते तो ऐसा ना होता। इन्फोर्सेबल मतलब इनको माना जाता तो ऐसा डेमोक्रेसी में ना होता। तो दोनों बातें कनेक्टेड है। अगर फंडामेंटल राइट्स जेन्युइनली फॉलो कर रहे होते उस डेमोक्रेसी में तो ऐसा ना होता। मैच द फॉलोइंग, दो ही है। ये क्या है भाई? हाँ, ये ऑप्शन वाले नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। संवैधानिक राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशन के। ये ऐसे दिए हुए हैं, ऑप्शंस वाले नहीं है। हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हार्ट एंड सोल? हार्ट एंड सोल किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विच फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स द बैन ऑन बॉन्डेड लेबर? लेबर नहीं, बॉन्डेड लेबर ना हो बेटा। बेसिकली ये तो जनरल नॉलेज है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि बॉन्डेड लेबर में एक्सप्लॉयटेशन होती है, चाइल्ड लेबर में एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। नाइन्थ इज अ कॉमन साइट, व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट सच डिमांड्स? प्रोटेस्ट, हमारी मांगे पूरी करो। नथिंग इज स्पेशल, इट इज कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये रेगुलरली डेमोक्रेसी में होता है क्योंकि लोग, दिस हैपेंस बिकॉज पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज दे हैव फंडामेंटल राइट्स एंड बोथ बी एंड सी। तो यस, ये रेगुलर बेसिस पे भी हो सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड फंडामेंटल राइट है उनका एसोसिएशन बनाना। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ, किस साल तक? किस साल तक बेटा जी? 14 साल तक, क्योंकि 14 साल के बाद वर्किंग एज शुरू हो जाती है, अप टू 14 ईयर्स चाइल्ड एज रहती है। ठीक है, ठीक है। So this was your complete democratic rights, and that's how we have completed our complete civics, genuinely focused on your upcoming final exams. मैं आपको जरूर बोलूंगी इस सेशन को आप शेयर करना, क्योंकि ये सेशन मैं जानती हूं दिल से कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा देख के चला जाएगा उसके लिए, मुझे पता है यूट्यूब पे दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन दुनिया सब पढ़ा रही है, इस सेशन में वही मिलेगा जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, मुझे पता है, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि ये 9th में गेस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम सेइंग दिस कि इससे बाहर नहीं आए। सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स, सेम गोज फॉर जियोग्राफी, सेम गोज फॉर सिविक्स। अगली किताब हिस्ट्री बची है जिसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म एंड नाज़म करेंगे, कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर बेस्ड। पूरा चैप्टर रिवाइज भी होगा, टॉपिक्स भी क्लियर होंगे क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस पे। कब चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, कमेंट्स में बता देना। ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बता देना, जाते जाते लाइक करके जाना, यही हमारी मोटिवेशन है। और प्लीज कमेंट ड्रॉप करना कि कैसा लगा।
मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के, जिससे हमारी ये सीरीज़ फाइनल एग्ज़ाम्स वाली कंप्लीट हो जाएगी हर एक बुक वाइज़। पूरी कंप्लीट एस एसटी की भी रिवीजन डाली हुई है, अगर आपको एक गो में सारी किताबें रिवाइज़ करनी है, वो भी आपको मिल जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे। कंप्लीट एसएसटी बाय रीमा मैम। अभी इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, अगली क्लास का वेट करो और फाइनल एग्ज़ाम में फोड़ के आओ। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।